आज कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। ठीक, चलिए अभी हम देख रहे हैं एस नंबर 29, सॉरी, प्रोविजंस, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी एंड कॉन्टिंजेंट एसेट्स। तो फिर एस 4 क्यों दिया है, चलिए देखते हैं। क्या क्या सीखेंगे हम, मीनिंग ऑफ एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रोविजन, लायबिलिटी, कॉन्टिंजेंट इवेंट एंड अदर रिलेटेड टर्म्स, नीड टू रिकॉग्नाइज द प्रोविजन। तो अभी प्रोविजन कब करनी चाहिए ये आपको बताया जाएगा। डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एंड पास्ट इवेंट, टू लर्न प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस एम्बेडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट, जहां जो हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देने वाला है, ऐसे कुछ इवेंट्स कैसे रिकॉर्ड करें। टू अंडरस्टैंड एप्लीकेशन ऑफ रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट रूल, रिकॉग्नाइज करना मतलब बुक्स में रिकॉर्ड करना, और मेजरमेंट मतलब कितने अमाउंट पे रिकॉर्ड करना। जैसा अभी हमारा हुआ ना कि आरडीडी प्रोविजन लिखना है कि नहीं लिखना है, तो रिकॉग्नाइज करना है कि नहीं करना है, और अगर करना है तो कितने अमाउंट पे करना है, मेजरमेंट। टू लर्न द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, कॉन्टिंजेंट इवेंट, कॉन्टिंजेंट एसेट, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, ये सारी चीजें हम देखेंगे। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इंट्रोड्यूसिंग S29? S29 came into effect in respect of accounting period from 1/4/2004. The objective of S29 is to ensure that appropriate recognition criteria and measurement bases are applied to provisions, contingent liability, and sufficient information is disclosed in the notes to the financial statement to enable users to understand their nature, timing and amount. तो इस साल हमारे यहाँ पे contingent liabilities कितनी है, कितने अमाउंट पे है, कितनी प्रोविजन की है हमने। फॉर एग्जाम्पल हम पे किसी ने केस डाला है तो हमने प्रोविजन फॉर लीगल केस करके P&L डेबिट और लायबिलिटी में लिखना है, या फुटनोट लिखना है कि देयर इज अ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी ऑफ लीगल केस। ये सब आपको यहाँ पे फिर से एक बार बताया जाएगा। Companies would create provision on arbitrary basis when the profit in a particular year is more, and then reverse those provision when the profits are lower in subsequent year. This would lead to manipulation of profit. This is properly known as profit smoothing. जिस साल ज्यादा प्रॉफिट हुआ है रिजर्व क्रिएट करो, इस साल प्रॉफिट कम हुआ है रिजर्व रिवर्स कर दो, तो शेयर होल्डर खुश। ये गलत नहीं है, मतलब इलीगल नहीं है, लेकिन ये गलत तो है आपका। देखिए मार्केटिंग वाले लोग क्या करते हैं, उनको ना टारगेट होता है। लेट्स अज्यूम मुझे हर महीने 30 कस्टमर का टारगेट है, और मुझे मंथ एंड को है ना मेरे ऑलरेडी 25 हो चुके थे, और अचानक 10 कस्टमर मिले, तो क्या करते हैं, 5 इस महीने में, 5 अगले महीने में, भले वो उसी महीने में मिले, वो बोलते कि सर रुकिए मैं आपको ना 1 तारीख को रजिस्टर करता हूं, क्योंकि उनका 30 का अगला टारगेट फिर से शुरू हो जाता है। तो वैसे ही ये लोग करते हैं, प्रॉफिट बहुत हो गया रिजर्व करो, और प्रॉफिट कम हुआ रिजर्व रिवर्स करो, शेयर होल्डर को क्या पता चलता है, नेट प्रॉफिट बढ़ जाता है। Thus, there is a need to certain parameter on the basis of which provisions are to be measured and recognized, as they impact both profit and loss and balance sheet. क्योंकि आप P&L डेबिट में डालोगे और लायबिलिटी क्रिएट कर दोगे प्रोविजन के साथ। S29 prescribes the guidance in respect of recognition, measurement and disclosure of provision, contingent liability and asset. The standard clearly defines the role of management while making an estimate for creating provisions, and the auditors to vouch the correctness or otherwise of the estimate made by the management. This ensures the that manipulation do not take place at the time of provision. तो ये is basically contingent asset liability आइडेंटिफाई करने से ज्यादा काम करता है कि उसका मेजरमेंट कैसे करें, कितनी अमाउंट ची प्रोविजन करायची और कब करनी है, ये बताने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। Earlier, the companies were not recognizing the liability on the ground of uncertainty regarding the timing or amount. With the issuance of S29, transaction which qualify for creating provision need to be accounted for in the balance sheet as a liability. तो पहले लोग क्या करते थे, लाइबिलिटी होती थी लेकिन दिखाते नहीं थे, बोलते थे सर अभी तक क्या वो कंफर्म नहीं हुआ है, अमाउंट कंफर्म नहीं है, या देना है कि नहीं देना कंफर्म नहीं है, या कब देना है कंफर्म नहीं है। इसलिए S29 आया, वो आपको गाइडेंस करेगा कि कब रिकॉर्ड करनी है लाइबिलिटी। एग्जाम्पल, during 2021, XY Enterprise has made lower amount of profit. However, to ensure that earning per share do not decline significantly, XY Enterprise does not provide for a warranty about which it should have been provided for. XY is confident of their amount of profits during later years and would like to take this provision to the later stage. This ensures consistent performance of the company throughout the period. With S29, this anomaly stands removed. तो उन्होंने क्या बोला, कुछ लाइबिलिटी अगले साल दिखा देते हैं, क्या होगा इस साल ज्यादा लाइबिलिटी दिखाएंगे, P&L डेबिट में आएगा तो प्रॉफिट अफेक्ट हो जाएगा, अगले साल और कमाएंगे और फिर दिखा देंगे, तो S29 इसको खा जाएगा, ऐसा नहीं करने देगा। अब अपने केस में देखिए, कुछ स्टूडेंट्स 11-12 CA फाउंडेशन की फीस भर देते हैं,
तो आइडियली क्या करना पड़ेगा हमें, 11th की फीस इनकम, 12th की फीस रिसीव्ड इन एडवांस, सीए फाउंडेशन की आधी फीस इनकम, आधी रिसीव्ड इन एडवांस, ऐसा होना चाहिए। अगर मुझे लगता है कि इस साल मुझे जरा प्रॉफिट ज्यादा दिखाना है क्योंकि मुझे बैंक लोन लेना है, तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे बैंक लोन लेना है, इनकम ज्यादा दिखाना है, तो क्या करूंगा, सारी फीस आप इनकम दिखा दोगे। और अगर मुझे लगता है कि नहीं इस साल एनीवे ज्यादा प्रॉफिट है, अगले साल लोन लेना है, तो मैं क्या कर दूंगा, सारी फीस रिसीव्ड इन एडवांस दिखा दूंगा। तो ये ना हो, मतलब ये मेरा एक एग्जांपल था, ऐसे प्रोविजन के बारे में ना हो, इसलिए S29 है। यहां तक क्लियर? तो हम ओवरऑल प्रोविजंस के बारे में ज्यादा बात करेंगे। ड्यूरिंग 2021 AB शॉप्स हैज मेड ह्यूज प्रॉफिट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर, एक और एग्जांपल दे रहे वो, ये बताने की कोशिश कर रहे कि S29 कितना इंपॉर्टेंट है। This may have resulted in payment of taxes on those profit. Further, AB shops management foresee challenges in operations in later year and therefore low profit. उनको लग रहा है आज अच्छा प्रॉफिट हुआ है लेकिन आगे जाके कम होने वाला है। AB shop did not create a provision for 2022 which should have been made otherwise. However, to get desired impact, AB shop created the provision in 2021. Since the intention of management is not to reflect true and fair view, S29 would ensure appropriate provision made in 22 only. उनको लग रहा है कि अगले साल ये खर्चा होने वाला है लेकिन अगले साल प्रॉफिट कम होने वाला है, तो एक काम करो खर्चा अभी बुक कर दो, फिर अगले साल का प्रॉफिट कैसे स्टैंडर्ड रहेगा। तो ये अवॉइड करने के लिए S29 हेल्प करेगा। Thus, accounting standard on provision is essential to rule out the potential scope for companies to manipulate profits and provisions are made on valid ground based on recognition criteria being met. तो S29 सिंपल, इस पूरे डिस्कशन का सिंगल लाइन में कंक्लूजन, S29 will help you to create proper provision and to avoid unnecessary provisions. देखते हैं कैसे। स्कोप S29 should be applied in accounting for provision and contingent liabilities and dealing with contingent asset other than, किसमें नहीं डील करते, those resulting from financial instruments, क्योंकि उसके लिए 29, 30, 31 ऐसे 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिए हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए, वो डेरिवेटिव्स, ऑप्शंस वगैरह जो है उसके लिए। those resulting from the executory contract except where the contract is onerous, तो ये एस नंबर 7 इसको कवर करता है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में। दो अराइजिंग फ्रॉम इंश्योरेंस एंटरप्राइजेस, इसको इंश्योरेंस कंपनी एक्ट कवर करता है। दोज कवर्ड बाय एनी अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। Where another accounting standards such as 7, 9, 15, 19, 22 deals with specific type of provision, contingent liability or contingent asset, and enterprise applies that standard instead of AS29. अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन किसी और एस को फॉलो कर रही है और उसमें contingent asset liability कवर हो लाइक AS4, तो फिर AS29 की जरूरत नहीं है। ठीक है, कभी कभी ऐसा 3-4 मार्क को पूछ लेते इसलिए मालूम होना चाहिए, बाकी इससे हमें कोई ज्यादा लेना देना नहीं। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखते हैं S29, क्योंकि ये बाद में यूज करनी है हमें। ये ऑलमोस्ट AB, CD, EF, GH, I 9 कंसेप्ट्स हैं। पहली कंसेप्ट है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, अर्जेंट होगा तो लो बिंदास, सिर्फ इधर आवाज ना है, वैसे आती भी नहीं आपकी आवाज। Executory contracts are contracts under which neither party has performed any of its obligation or both the parties have partially performed their obligations to an equal extent. मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आप मेरे लिए एक रूम बना के दो, मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा। दोनों ने हाँ बोला लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं किया। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, ये आपने लॉ में सीखा है ऑलरेडी। हाँ, यूनिलैटरल, बायलैटरल, हाँ, वन एक साइड से या दोनों करेंगे। और सेकंड केस में दोनों ने एक लेवल तक काम करके रखा है। तूने 5 लाख का काम किया, मैंने पे कर दिया। अभी ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आप मुझसे ज्यादा होशियार हो, ये आपको पता चल जाएगा ज्यादा बोलूंगा तो। A provision is a liability which can be measured only by using substantial degree of estimation. Provision is not contingent liability. For example, last year end को किसी ने हमारे कंपनी पे केस डाल दी थी, मालूम नहीं क्या होगा, contingent liability। इस ईयर एंड तक कोर्ट ने बता दिया है कि आप ये केस हार चुके हो, सिर्फ कॉम्पेंसेशन कितना देना है हम अगले डेट को बताएंगे, विच वेंट इनटू अप्रैल। तो अभी आपको प्रोविजन करनी पड़ेगी। तो आपको एस्टिमेट करना पॉसिबल है, पैसे देने हैं, क्लियर हो गया, दैट इज प्रोविजन। लायबिलिटी, इट्स अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटरप्राइज अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट्स, द सेटलमेंट ऑफ विच इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट एन आउटफ्लो फ्रॉम द एंटरप्राइज ऑफ रिसोर्स एम्बेडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट। इन शॉर्ट, अब लायबिलिटी मीन समथिंग जिसके अगेंस्ट कंफर्म है कि आपको पैसे देने पड़ेंगे, उससे कुछ बेनिफिट आपको होगा।
एन ऑब्लिगेशन इवेंट, लाइबिलिटी मतलब यू कैन से आउटस्टैंडिंग सैलरी इज अ प्योर लाइबिलिटी, वो आपके लिए काम करेगा, आप उसको सैलरी देने वाले हो. एन ऑब्लिगेशन is an event that creates an obligation that results in an enterprise having no realistic alternative to settling that obligation. तो obligation means liability का impact. मैंने आपसे माल लिया है तो मेरा liability हो गया creditor, so I am obliged to pay you that amount. So obligation is something which cannot be avoided. वो आपको settle ही करना पड़ेगा. हाँ, उसने आपको बोल दिया कि जाने दे, छोड़ दे, चल गिफ्ट पकड़ ले, तो अलग बात है, internal reconstruction. अब आते हैं contingent liability. A possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence and non-occurrence of one or more uncertain future event not wholly within control of enterprise. ये तो हमने देखा. Possible contingent liability we have already seen. ऐसा obligation जिसका रिजल्ट किसी और चीज पे डिपेंड करेगा. विराट कोहली ने अगर सेंचुरी किया तो मुझे इसको 100 रुपए देने पड़ेंगे. yes. Second, a present obligation that arises from past event but it is not recognized. इसका कोई एग्जांपल देगा? अब ऑब्लिगेशन प्रेजेंट है लेकिन अभी तक रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि होगा कि नहीं होगा मालूम नहीं है. मैंने आपको एग्जांपल दिया था कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, बिल डिस्काउंटेड. सिचुएशन प्रेजेंट है कि भाई इन्होंने मुझे बिल दिया था, मैंने बैंक के पास डिस्काउंट किया है या मैंने इंडोर्स किया है, लेकिन गारंटी नहीं है, इसने पैसे दे दिए तो मुझे नहीं देने पड़ेंगे. सो दैट इज सेकंड. It is not probable that outflow of resources embedding economic benefit will be required to settle. A reliable estimate of that amount cannot be made. Either देना पड़ेगा कि नहीं कंफर्म नहीं है या अमाउंट मालूम नहीं है. अभी मैंने जो एग्जांपल दिया उसमें अमाउंट मालूम है, 10,000 का बिल था, लेकिन देना है कि नहीं ये तो इस पे डिपेंड करेगा. So ये हम ऑलरेडी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी देख चुके हैं. सिंपल, एन इवेंट जिसकी वजह से हमें पैसे देने पड़ेंगे या नहीं देने पड़ेंगे डिपेंड्स ऑन अनदर इवेंट. कॉन्टिजेंट एसेट उसका उल्टा. A possible asset that arises from the past event, the existence of which will be confirmed only by occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future event not within control of enterprise. तो मुझे कोहली ने सेंचुरी की तो मुझे 1 लाख रुपए मिलने वाले हैं. Depends again on Kohli's performance. Present obligation. An obligation is a present obligation if based on the evidence available, its existence at the balance sheet date is considered probable. That is more likely than not. तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, देना ही है सर, आज लिखो या कल लिखो, लिखना तो है कभी ना कभी. पॉसिबल ऑब्लिगेशन. एन ऑब्लिगेशन इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन इफ बेस्ड ऑन द एविडेंस अवेलेबल इट्स एग्जिस्टेंस एट द बैलेंस शीट डेट इज कंसिडर्ड नॉट प्रोबेबल. एक वर्कर ने हमारे यहाँ पे ज्वाइन किया है, शायद वो कभी गिरेगा, गिरा तो शायद वो केस डालेगा और केस शायद हम हारेंगे तो पैसे देने पड़ेंगे. इज अ प्रोबेबल, अभी उसकी कोई गारंटी, सॉरी, इज अ पॉसिबल कि हो सकता है, तो इट इज नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स. या वो गिर गया है लेकिन अभी तक आया नहीं बोलने को कि कंपनी की गलती से मैं गिरा हूं, तो आएगा तब देखेंगे. अ रीस्ट्रक्चरिंग इज अ प्रोग्राम दैट इज प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड बाय मैनेजमेंट एंड मटेरियली चेंजेस आइदर द स्कोप ऑफ बिजनेस अंडरटेकन और द मैनर इन विच द बिजनेस इज कंडक्टेड. तो रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ बिजनेस, अब ये क्यों है आगे कुछ प्रोविजन में आएगा, तो उन्होंने डिफाइन करके रखा है. रीस्ट्रक्चरिंग मतलब आप पूरे बिजनेस में चेंज कर रहे हो या कुछ चीजें बदल रहे हो. अभी इसको कब यूज करना है वो हम देखेंगे. तो ये बेसिक डेफिनेशन इन्होंने देके रखी है. क्या सारी डेफिनेशन का मतलब समझ में आया? इसका यूज करेंगे अभी एक एक. अब देखते हैं कि रिकॉग्निशन का मतलब है S29 का क्या. अच्छा, मला काही विचारायचं. अ प्रोविजन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द फॉलोइंग कंडीशंस आर सैटिस्फाइड. कब प्रोविजन करनी चाहिए? प्रोविजन करना मतलब P&L डेबिट एंड लाइबिलिटी साइड. तो क्या कंडीशन है? एन एंटरप्राइज हैज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट. पास्ट इवेंट कुछ किया था, उसकी वजह से अभी मैंने उनसे माल लिया था, इज अ पास्ट इवेंट, उसकी वजह से मुझे पैसे देने पड़ेंगे, इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन. इट इज प्रोबेबल दैट आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बेडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट विल बी रिक्वायर्ड टू सेटल दिस ऑब्लिगेशन. सो आउटफ्लो विल बी रिक्वायर्ड, ऐसा लग रहा है कि पैसे देने पड़ेंगे. A reliable estimate that can be made of the amount of the obligation. So estimate can be made. If these conditions not met, no provision should be recognized. तो provision recognize करने के लिए 3 condition. एक तो present obligation होना चाहिए. Second thing, उसकी वजह से cash outflow होने वाला है, इसकी possibility होनी चाहिए. और third, उस amount का हम estimate भी कर सकते हैं. तो मैंने उससे माल उठा के लाया
मुझे नहीं मालूम कि उसने मुझे बेचा है कि नहीं बेचा या गिफ्ट दिया है, तो मैं उसको प्रोविजन नहीं करूंगा। उसने बोला कि नहीं सर ये तो मैंने आपको बेचा है, लेकिन अमाउंट बोला मैं बोलता हूं ना आप घर के हो, मैं देखता हूं कुछ डिस्काउंट, तो भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकूंगा। तो फर्स्ट प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, फ्यूचर में कैश आउटफ्लो होने वाला है और कितना होने वाला है उसका आप एस्टिमेट कर सकते हो। अगर ये तीनों प्रूव हो गए तो पी एंड एल डेबिट लायबिलिटी साइड, प्रोविजन फॉर लीगल केस। अब देखते हैं प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। अभी क्या देखा हमने? प्रोविजन। An enterprise determines whether a present obligation exists at the balance sheet date by taking account of all available evidence, for example, opinion of experts. Based on such evidence, where it is more likely than not that a present obligation exists on the balance sheet date and the enterprise recognizes the provision if recognition criteria है met, जो ऊपर है. Where it is more likely that no present obligation exists on the balance sheet date, the enterprise disclose it as a contingent liability. जो मैंने एग्जांपल दिया था फिर से देता हूं। कंपनी पे दो केसेस हैं। एक में कोर्ट ने बोल दिया कि आप ये केस हार चुके हो, आपको पैसे देने पड़ेंगे। कितने देने हैं फाइनली? इन्होंने तो 10 लाख का क्लेम डाला है, वो हम अगले डेट को बताते हैं, तो अभी देने तो पड़ेंगे, तो 10 लाख की प्रोविजन कर दो, कम में सेटल हुआ तो अच्छा है। वो पहला हुआ। सेकंड, दूसरा एक आदमी भी गिर गया, उसने केस डाली है लेकिन अभी तक कुछ मालूम नहीं है, केस तो अभी स्टैंड हुई है, चल रहा है, तो सेकंड में आएगा। तो पहले केस में आप प्रोविजन करोगे, सेकंड में आप कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी दिखाओ। करेक्ट। सवाल अच्छा है कि सर अगर हमें मालूम ही नहीं कि अमाउंट क्या है तो हम प्रोविजन कौन से अमाउंट पे करें, लेकिन उन्हें 10 लाख का केस डाल दिया है ना हम पे, तो अभी ये तो क्लियर है कि 10 लाख का तो पेनल्टी लगेगा ही। शायद कुछ सेटल होके कम में हुआ तो हम रिवर्स कर देंगे अगले साल, लेकिन 10 लाख अमाउंट तो आपको मालूम है, तो आप कर सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं बता सकते। कॉन्टिंजेंट कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल क्या कहेगा? कर लो 10 लाख का प्रोविजन, ज्यादा हो गया तो रिवर्स कर देंगे अगले साल। एग्जांपल देखो, एक्स सेल्स रेफ्रिजरेटर्स विद अ वारंटी ऑफ 6 मंथ्स, द रेफ्रिजरेटर वुड बी रिपेयर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट बाय एक्स लिमिटेड। 6 महीने तक कुछ हो गया हम फ्री में रिपेयर करके देंगे। इफ सम प्रॉब्लम अराइजेस ड्यूरिंग नेक्स्ट 6 months, there is a present obligation for X Limited because if some defect arises, X Limited would need to incur expenses on repairs of the refrigerator. Thus, a provision is required to be made in the books of X Limited. तो प्रोविजन कितने अमाउंट की करेंगे? अब ये सवाल आ गया सर, ये समझ में आ गया कि रेफ्रिजरेटर हम बेचते हैं, 6 महीने के अंदर कोई भी आ सकता है रिपेयरिंग के लिए, राइट? तो हम ये तो क्लियर है कि हमने एक्सेप्ट किया है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, लेकिन कितने अमाउंट का करें? ये हो सकता है, या पिछले 10 साल में आप एवरेज निकालो कि परचेसिंग कॉस्ट का कितना % रिपेयर में हमें उनको स्पेयर पार्ट बदल के देना पड़ता है या किसी एक्सपर्ट को बुलाना पड़ता है, उतना एवरेज आउट करके आप उसका प्रोविजन कर लो। सेकेंड एग्जांपल 4, Z Limited takes a building on lease for 10 years. The term of the contract provide that Z Limited must vacate the building in its original condition. मतलब ये कलर बिलर खराब हुआ है, आपने ये स्क्रू मारे इधर, ये नहीं चलेगा, आपको ओरिजिनल कंडीशन में देना है। मतलब आप मारो स्क्रू, कोई प्रॉब्लम नहीं, कलरिंग करके दो। Z Limited expect that there is likely cost of rupees 10 lakh to be spent at the end of 10 years for restoration. Since there is a present obligation on X Limited at the time of entering into the lease contract, provision to the extent of present value of this amount should be created. तो आपने 10 लाख की प्रोविजन करो, लेकिन शायद आप बोलोगे सर 10 लाख की जरूरत नहीं है, ये क्या है प्रेजेंट वैल्यू? मतलब सिंपल भाषा में तब 10 लाख देने के लिए अभी मुझे कितने की प्रोविजन करनी, क्योंकि आप उसको एफडी में रख दोगे ना तो उस पर इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा। शायद आपको आज 8 लाख की प्रोविजन करनी पड़े, तो ऐड होते 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 10 लाख हो जाएंगे। करेक्ट, सिंकिंग फंड। गॉट द पॉइंट? तो इसको कहते हैं प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। ड्यू टू पास्ट इवेंट कुछ ऑब्लिगेशन है, मैंने रेफ्रिजरेटर्स बेचे इसलिए मेरे सर पे ये है कि भाई मुझे 6 महीने तक वारंटी देनी पड़ेगी। क्लियर? इसको क्या कहते हैं सबको? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। अब सर ये आप बार बार बोलते रहते हो ड्यू टू पास्ट इवेंट, ड्यू टू पास्ट इवेंट, तो पास्ट इवेंट क्या होती है? सिंपल है, जैसा मैंने कहा मैंने रेफ्रिजरेटर बेचे हैं, सर अभी तो बेचे, हाँ लेकिन 1 मिनट पहले बेचे, तो स्टिल इट्स अ पास्ट इवेंट। मैंने लीज पे एसेट ली है और एग्री किया है कि मैं आपको जैसा था वैसे वापस देने वाला हूं, इज अ पास्ट इवेंट। अ पास्ट इवेंट दैट लीड्स टू अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन इज कॉल्ड एज ऑब्लिगेटिंग इवेंट। मैंने जब वारंटी कार्ड पे स्टैम्प मार के दिया कि 6 months वारंटी फ्रॉम दिस डेट,
वो प्रैक्टिकली ऐसा करते हैं, उनके पास वो डेट चेंज होने वाला रबर स्टैंप होता है, राइट? वो रबर स्टैंप पे डेट चेंज करते ठप्पा मारते हैं, तो यहां से 6 महीने के अंदर कभी भी लेके आओ, तो दैट्स अ पास्ट इवेंट जब आपने ये कॉन्ट्रैक्ट एग्री किया है. So past event that leads to a present obligation is called as obligating event. For an event to be obligating event, it is necessary that the enterprise has no realistic alternative to settle the obligation created by event. कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है आपके पास, वो आने वाली है तो आपको रिपेयर करके देना पड़ेगा. नो अल्टरनेटिव टू सेटल, कंपल्सरी है वो. Financial statement deal with the financial position of enterprise at the end of reporting period and not the possible position in future. Therefore, no provision is recognized for the costs that need to be incurred to operate in future. The only liability recognized in enterprise balance sheet are those that exist on the balance sheet date. सर अगले साल भी 100 रेफ्रिजरेटर हम बेचेंगे तो उसकी भी अभी प्रोविजन करेगा? अरे भाई अगले साल बेचोगे तब करो, अभी मत करो. इस साल कितने बेचे? 120, तो उसकी प्रोविजन करो. So liabilities recognized in enterprise balance sheet are those that exist on the balance sheet date. It is only those obligations arising from past event existing independently of an enterprise future action, that is the future conduct of business, that are recognized as provision. तो आपको फ्यूचर में बिजनेस रन करने के लिए कॉम्पेंसेशन देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आपका वर्कर है, गिर गया, कॉम्पेंसेशन देना है, तो वो आपको आज रिकॉर्ड करना पड़ेगा. Example of such obligations are penalties or cleanup cost or unlawful environment damages, both of which would lead to outflow of resources embedding economic benefit in settlement regardless of future action of enterprise. कुछ चीजें ऐसी कि जो नहीं दोगे तो आपका बिजनेस बंद हो जाएगा. देखिए आपने पोल्यूशन यहाँ पे किया है, यहाँ का वाटर खराब किया है, क्लीन आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो कंपनी बंद करो. तो फिर आपको तो कंपनी बंद नहीं करनी है, तो you'll have to pay that amount. Similarly, an enterprise recognizes the provision for the decommissioning cost of an oil installation to the extent that enterprise is obliged to rectify the damage already caused. In contrast, because of commercial pressure or legal requirement, an enterprise may intend or need to carry out expenditure to operate in a particular way of the future. For example, by fitting smoke filters in a certain type of factory, because the enterprise can avoid the future expenditure by its future action. For example, by changing its method of operation, it has no present obligation for that future expenditure provision is not needed. बता दो, अगर आपको ऐसा बोला गया कि आपको अगले साल आप जो फैक्ट्री में से ये निकलता है स्मोक, उसके लिए आपको न्यू चिमनी बिठानी पड़ेगी जिसकी हाइट इतनी इतनी होगी, तो अगर आपने ये एग्री कर लिया कि हाँ करना पड़ेगा अभी क्योंकि रूल ही आया ना, अभी क्या कर सकते हैं, तो आप उसको प्रोविजन कर दो, प्रोविजन फॉर न्यू पाइपलाइन. लेकिन अगर आपको मालूम है कि सर इंस्टेड ऑफ दिस अगर हम अलग तरीके से प्रोसेस करें तो फिर गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है, अगर आप इस प्रोसेस के डेफिनेशन में नहीं आ रहे हो तो आपको करने की जरूरत नहीं है. तो इफ द मैनेजमेंट थिंक कि हम इसको अल्टरनेटिव कर सकते हैं, वी डोंट नीड दैट एक्सपेंडिचर, तो प्रोविजन की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर आपको फ्यूचर में उसको करना ही है तो आज प्रोविजन करनी पड़ेगी. क्लियर? बोलो. नहीं करेंगे नहीं, लेकिन अभी आपको नोटिस आ गया ना गवर्नमेंट का कि आपको हम नोटिस दे रहे हैं विद इन 1 ईयर आपको ये नया चिमनी बिठाना पड़ेगा. नोटिस इज अ पास्ट इवेंट, करेक्ट, उसकी वजह से आपको वो करना ही पड़ेगा. एन इवेंट दैट डज नॉट गिव राइज टू एन ऑब्लिगेशन इमीडिएटली मे डू सो एट अ लेटर डेट बिकॉज ऑफ चेंज इन लॉ. आज नहीं है लेकिन शायद कल आ सकता है, राइट? For example, when environmental damage is caused, there may be no obligation to remedy the consequences. However, the causing of damage will become an obligation event when new law requires the existing damage to be rectified. Where details of proposed new law have yet to be finalized, the obligation arises only when the legislation is virtually certain to be enacted. अगर किसी एक्ट में ऐसी प्रोविजन आई है कि आपको ऐसा ऐसा पाइपलाइन डालना पड़ेगा, चिमनी बिठानी पड़ेगी, लेकिन वो अभी भी प्रपोजल है, फाइनलाइज नहीं हुआ है, तब तक प्रोविजन की जरूरत नहीं है. 31 मार्च को शाम को भी वो एक्ट अगर पास हो गया तो फिर अपने प्रोविजन करनी चाहिए. इज दैट क्लियर? जैसे कि अभी प्राइवेट कोचिंग क्लासेस एक्ट आने वाला है, ये ऑलमोस्ट 4-5 साल से चल रहा है, उससे बहुत झगड़े चल रहे हैं. तो अगर वो एक्ट अभी तक नहीं आया तो कैसे हम बोल सकते कि उसके अगेंस्ट क्या क्या प्रोविजन करें? तो जब वो पास हो जाएगा तो उसके हिसाब से हमें प्रोविजन करनी पड़ेगी. इज दैट क्लियर? आई नो थोड़ा सा जड़ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड,
आज के लिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर आगे देखिए। एक्सप्लेन द टर्म प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस एम्बेडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट एंड इट्स ट्रीटमेंट। आप सर ये बोलते रहते हो ना कि प्रोबेबल आउटफ्लो, प्रोबेबल कल करना पड़ेगा तो उसका प्रोविजन करो। एम्बेडिंग मतलब कनेक्टेड टू इकोनॉमिक बेनिफिट, तो इसका मीनिंग तो बताओ। For a liability to qualify for recognition, there must be not only a present obligation, but also probability of outflow of resources embedding economic benefit to settle that obligation. जब आप प्रोविजन करते हो तो आप क्या देखते हो कि आज वो लाइबिलिटी है और कभी ना कभी वो देना पड़ेगा हमें। तो for the purpose of AS 29, an outflow of resources or other event is regarded as probable if the probability that the event will occur is greater than probability that it will not occur. Where it is not probable that the present obligation exists and enterprise disclose it, contingent liability. फिर से वही कि अगर वो सर्टन नहीं कि देना पड़ेगा तो आप उसको contingent बोलते हो। कोर्ट ने बोला ठीक है अभी ये केस ऑन होल्ड है, अगली डेट पे देखेंगे, तो अभी तक नहीं है कंफर्म, तो देने का कंफर्म हुआ ही नहीं, शायद हम केस जीत भी सकते हैं, तो contingent liability. Unless the possibility of an outflow of resource embedding economic benefit remote. Where there are number of similar obligations, for example product warranties or similar contract, the probability that an outlay will be required in settlement is determined by considering the class of obligation as a whole. Although the likelihood of outflow for any one item may be small, it may be well probable that some outflow of resources will be needed to settle the class of obligation as a whole. If in that case a provision is recognized. कभी कभी क्या होता है, आप 10 प्रोडक्ट बेचते हो और अपेरेंटली आपने सब पे 6 महीने की वारंटी देके रखी है, तो आपने प्रोविजन करना चाहिए। लेकिन आपने देखा कि इसमें से 2 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसमें स्टार मार्क कंडीशन अप्लाइड है कि अगर आपने 6 महीने में इसका जो सील पैक है वो निकला होगा तो हम आपकी वारंटी वैलिड नहीं, वैसे तो अभी सभी को दे देते हैं ये कंडीशन, तो इन दैट केस प्रोविजन करते वक्त उसको अलग निकालो, इनकी एक प्रोविजन करके रखो, बाकी प्रोडक्ट्स कुछ भी हो जाए करना ही पड़ेगा, इनके केस में प्रोविजन अलग हो। एग्जाम्पल दे, केल लिमिटेड सेल्स लैपटॉप्स विद अ रिप्लेसमेंट वारंटी ऑफ 1 year. If something happens to the laptop within 1 year of purchase, the company would replace the complete laptop. A few laptops during past years have been replaced by company. In the above situation, K Limited would incur some expenses to replace the laptop if something goes wrong. There is an outflow of resources expected to settle the obligation that arises by virtue of sale of laptop. आपने जो लैपटॉप बेचा था पास्ट इवेंट, उसकी वजह से 1 साल तक टेंशन रहेगा, तो प्रैक्टिकली आपने क्या करना चाहिए मालूम है, हर साल जितने लैपटॉप बेचे 100% प्रोविजन करो, क्योंकि आपने क्या बोला हम एक्सचेंज करके देंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हटा दो, एट कॉस्ट तो करो, क्योंकि आपको एट कॉस्ट जाने वाले। मतलब अगर आपने इस साल 10 लाख रुपए के लैपटॉप बेचे हैं और आपका प्रॉफिट 20% ऑफ सेल है, तो एटलीस्ट 8 लाख की प्रोविजन ही करके रखो। वो 8 लाख की प्रोविजन अगले साल का इनकम बनेगा, क्योंकि 1 साल खत्म हो जाएगा, और अगले साल जो बेचेगा वो उस साल की प्रोविजन बनेगी, वो अगले साल का होगा। लेकिन अभी आजकल कोई ऐसा रिप्लेसमेंट वगैरह नहीं करता है, वो अलग बात है। तो आपने लैपटॉप बेचे थे, वॉज अ पास्ट इवेंट, उसके अगेंस्ट अभी आपको प्रोविजन करनी पड़ेगी। AB Limited has received a notice from one of the customers about health issues from using the product of AB Limited. The customer in the notice claims damages of rupees 5 lakh. The condition of past event, that is sale of goods resulting in damage, and reliable estimate 5 lakh has been made. पास्ट इवेंट हुई थी, यस सर, हमने माल बेचा था। क्या आप एस्टिमेट कर सकते हो कितने का केस है? हाँ सर, 5 लाख का केस डाला है। However, whether an outflow of resources will probable or not cannot be confirmed. सर अभी तो कोर्ट में केस स्टैंड हुई है, सबसे ज्यादा केस किसके अगेंस्ट है मालूम है? आप सोच नहीं सकते ऐसे कंपनी के अगेंस्ट सबसे ज्यादा केसेस है। जो प्रोडक्ट अच्छा है, हमारे टाइम पे नहीं थे शायद, या हम तक नहीं आए, आप छोटे थे तब थे, जॉनसन एंड जॉनसन। आप सोचिए कि कभी भी न्यूज आती है ना, उन्होंने इतनी भी आइडिया करके रखी कि एक सेट बना के दिया है, त्यात लहान बाळाचे सगळे प्रोडक्ट्स त्यांनी टाकलेत, बेबी सोप, बेबी पाउडर, और उनपे ऐसी केसेस चल रही है कि आपकी पाउडर यूज करने से कैंसर हुआ है, और ये केसेस वो हारे हैं बहुत सारे देशों में। फिर भी आज भी छोटे बच्चों को जॉनसन एंड जॉनसन की पाउडर, मुझे भी उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है, अलग बात है। तो नाही ना, मग आपण त्यांना सांगू काही नका कॉम्पेन्सेट कर, तुला घेऊन जा, तू सांग सगळ्यांना, अरे कुछ नहीं होता, फेयर एंड लवली 5 साल यूज किया, देखो मेरा कलर चेंज हुआ, और ये देखो विदाउट फेयर एंड लवली। इसलिए फिर मैंने केस डाली उनपे, नहीं मिले कुछ।
देखो लोग कितने होशियार हैं. However, whether the outflow of resources will be probable or not cannot be confirmed since the customer may or may not win the case. तो इसको हम क्या लिखेंगे? केस डाल दी है लेकिन अभी तक चल रही है, तो आप प्रोविजन करोगे कि कॉन्टिजेंट लायबिलिटी? एक्झॅक्टली वही तो हमें मालूम था ऑलरेडी, वही फक्त अवघड शब्दात तेच तेच सांगत बस. Hence, in the above situation, no provision for damage will be made. However, disclosure of case will be filed is to be required to be made. हाँ तो contingent liability दिखाएंगे. Footnote वही, that is what is contingent liability, कि कंपनी के अगेंस्ट ऐसे ऐसी केस है और इतने अमाउंट का उन्होंने क्लेम किया, राइट? तो इसके बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, तो आधे तक हम आ चुके हैं. आधे, और देखा जाए तो आधे तक पढ़ के हमें कुछ ज्यादा कुछ मिला नहीं है. S4 ने यही तो हमें बताया था, लेकिन ठीक है अभी इनकी इच्छाएं पूर्ण कर लेते हैं. एग्जैक्टली.